काशी की पहचान लकड़ी का खिलौना उद्योग के एक बार फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। जब से पीएम ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया है, तब से इस व्यवसाय में उछाल देखने को मिल रहा है। इस व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों की, कारीगरों की अगर बात करें तो वो अपने भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने उद्योग पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाथों की कारीगरी से लकड़ी को खिलौनों की शक्ल देने की कला काशी के हुनरमंदों को बखूबी आती है। यहाँ के कारीगरों के हाथ के बने खिलौनों की डिमांड विदेशों तक है। चाहे वो रशिया हो या अमेरिका, हर तरफ काशी के बने लकड़ी के खिलौनों की अपनी एक अलग पहचान है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम मन की बात में लकड़ी के खिलौनों पर चर्चा की तो इनकी डिमांड और बढ़ गई। व्यवसाय पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री के मन की बात से हम लोगों ने उत्साह बहुत जागा हुआ है। सभी के लिए हम लोग जो खिलौना बना रहे हैं, अब उसमें स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी हम लोग उसमें लगा रहे हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि काशी के इस गली में लॉकडाउन के बाद से सन्नाटा था। लगातार ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे। व्यवसाय से जुड़े कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये व्यवसाय धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। अंदर ज़्यादा सही चल रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब पीएम मोदी का प्रोत्साहन इस उद्योग में जान फूंक रहा है। लिहाजा खाली बैठे कारीगरों के पास लगातार ऑर्डर आ रहे हैं और वो एक बार फिर से उत्साहित है। कभी जहां बदहाली थी, वहां आज खुशहाली है। प्रधानमंत्री ने काशी के लकड़ी के खिलौनों को अपने मन की बात में प्रमोशन दिया है और अब एक बार फिर से लकड़ी का खिलौना उद्योग उम्मीदज़दा है और ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनका व्यवसाय और भी चरम को पकड़ेगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धर्म नगरी हरिद्वार की, जहां लगे कुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इनमें से रुद्राक्ष बाबा श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए। रुद्राक्ष बाबा ऐसा क्या खास है उनमें, आप भी देखिए। आस्था के तमाम रंग। अगर आप भी इसका कुछ अलग रंग देखना चाहते हैं तो धर्म नगरी हरिद्वार का रुख कीजिए, जहां इन दिनों कुंभ लगा हुआ है। यहां संतों के आपको कई अलौकिक रूप देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक अलौकिक रूप है रुद्राक्ष बाबा का, जो गले में 11,000 रुद्राक्ष पहने हुए हैं। यानी अगर वजन की बात की जाए तो इन रुद्राक्ष मालाओं का वजन तकरीबन 20 किलो के करीब होगा, लेकिन भक्ति में डूबे रुद्राक्ष बाबा को यह वजन कुछ नहीं लगता। 12 सालों में जब महाकुंभ आता है तो तमाम श्रद्धालुओं को इसका इंतजार रहता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है हरिद्वार में सन्यासियों का आना। सन्यासी आ रहे हैं, अद्भुत रंग रूप नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रुद्राक्ष बाबा हैं, हरियाणा से आए हैं, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और किस तरह से आप देखिए, बिल्कुल भोले शंकर का स्वरूप नजर आ रहे हैं। कितने रुद्राक्ष आपसे पहनी है, कितना इनका वजन होगा? मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है जी, और हमारे शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के ही स्वरूप होते हैं, रुद्र स्वरूप होते हैं। और हमारे नागा सन्यासी के ये वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भभूति है, इसलिए हम सब धारण करते हैं। ये मैं धारण करता हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके, फिर भस्म धारण करके फिर ऊपर रुद्राक्ष पहरे जाते हैं। फिर संध्या के समय जिस तरह सोने जाते हैं, विश्राम करने के लिए जाते हैं, तो उस समय उतार देते हैं। रुद्राक्ष बाबा भस्म लगाकर हमेशा भोले की भक्ति में लीन रहते हैं। उनका असली नाम अजय गिरी है, जो हरियाणा से महाकुंभ के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं और हरिद्वार में तुलसी चौक के किनारे गंगा घाट पर विश्व कल्याण के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। दिव्य मूर्तियों के दर्शन करने आए महाकुंभ में, दिव्य आशीर्वाद मिले। इन्होंने सनातन को बचाया हमारे, कि आगे संस्कार मिले और आगे आगे बढ़ते जाएं।
तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं और खासकर उन जो बाबा हैं जो अलग अलग रूप में यहाँ नज़र आ रहे हैं और जो रुद्राक्ष बाबा अभी आप देखा आपने वो साक्षात शिव का रूप भी नज़र आ रहे हैं और यही आकर्षण का केंद्र होता है जब महाकुंभ सजता है हरिद्वार में। तो इसी तरह से तमाम जो नांगे बाबा होते हैं वो अलग अलग रूपों में नज़र आते हैं और ये भी कहा जाता है कि जब श्रद्धा भाव से इन नांगे बाबाओं का, इन तमाम सन्यासियों का हम आशीर्वाद लें तो सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो ये थे रुद्राक्ष बाबा। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो सुविधाओं का अभाव कभी आड़े नहीं आता। ऐसा ही जज्बा दिखाया है अलीगढ़ के छोटे से गांव की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा ने, जिसने गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद खो खो और कबड्डी में अब तक 17 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत चुकी है। अब भी देखिए 13 साल की इस छात्रा के हौसले की ये गजब कहानी। दर्जनों मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ कैमरे के सामने खड़ी ये कक्षा 8 की छात्रा शिवानी, जो महज 13 साल की है, लेकिन छोटी सी उम्र में ही इनकी उपलब्धियां कमाल की हैं। शिवानी पिछले 6 साल में अलीगढ़ जिले से लेकर आगरा जोन में 17 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। शिवानी के कोच दलवीर सिंह बालियान की माने तो उसमें एक गजब की प्रतिभा है, जिसकी बदौलत वो पिछले कई सालों से लगातार मेडल जीतते आ रही है। सर अभी तक मैंने 19 मेडल प्राप्त किए हैं और उसमें भी 17 तो गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं। शिवानी एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिभा उसके अंदर छिपी हुई। शिवानी के अंदर लगातार अपनी टीम को जो है मैं आपको बताऊँ, लगातार 4 वर्ष से हम जो नुमाइश में एक प्रतियोगिता होती है, बहुत अच्छी प्रतियोगिता होती है वहाँ पर प्रत्येक साल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक, कुश्ती। तो हम लगातार 5 वर्ष से जो है कबड्डी और खो खो में विजेता होते आ रहे हैं सर, गोल्ड मेडल लेते आ रहे हैं। शिवानी न केवल खेल कूद में अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, बल्कि वो घरेलू कामों में मदद करने से लेकर खेतों में फसल काटने तक भी अपनी मां की मदद करती है। इसके अलावा हर दिन घर से कई किलोमीटर दूर कस्बा जटारी तक अपने कोच के पास खो खो और कबड्डी की प्रैक्टिस करने भी जाती है। सर खेती मजदूरी करते हैं, घर भी संभालते हैं। अच्छा बेटा, इसमें आप जैसे आप खेलने के लिए जाती हो तो वक्त कैसे निकलता है आपका, कैसे निकालती हो? सर बस यही उम्मीद होती है कि कहाँ पहुँचना है, वहाँ पे पहुँच के खेलना है, अपना हुनर दिखाना है, वहाँ पे कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली शिवानी गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। शिवानी के पिता राकेश कुमार गुड़गांव की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, तो वहीं मां दूसरे के खेतों में मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाती हैं। खेती का सर, ये खेती आ गई, ऐसे काटेंगे, फिर इसके बाद जो है खेत में बन बोएंगे, फिर बन बीनेंगे, खेती का ही काम करते हैं। इसी से पालन पोषण करते हैं, इसी से होता है सर। आज शिवानी की उपलब्धि पर उनका पूरा परिवार गर्व महसूस करता है। इसलिए गरीबी और तमाम मुश्किलों से जूझते हुए शिवानी हर दिन एक नए हौसले के साथ अपनी मंजिल की तरफ लगातार कदम बढ़ा रही हैं। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। तो ये तो शिवानी की शानदार शुरुआत भर थी, आगे भी वो नाम रोशन करेंगी। अब बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की, जहां के बच्चे खाली समय का बेहतरीन तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। स्कूल में 10 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर में बच्चों ने न केवल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बल्कि तरह तरह की चीजों को बनाना भी सीखा। कैसे, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे हो या बड़े, खाली समय मिलते ही मोबाइल फोन पर लग जाते हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांगी गुनाओं के बच्चे समय का कुछ अलग तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों ने स्कूल में 10 दिनों तक चले ऑरोगेमी और खिलौना बनाने के प्रशिक्षण शिविर में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि माचिस की खाली डिब्बियों से छोटे छोटे खिलौने बनाने की प्रैक्टिस के साथ ही संगीत और नृत्य की बारीकियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। हमने सबसे पहले बच्चों को विद्यालय में जब वो आए तो उन्होंने खिलौने बनाने सिखाए, और इस कार्य में मेरे विज्ञान अध्यापक सहयोगी श्री देवेंद्र कांडपाल जी के द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने सिखाए गए, और भाषा अध्यापक
श्री मंगल लाल शाह जी के द्वारा उनकी मदद करते हुए रंगीन कागज़ों को लेकर के, रंगीन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे खिलौने जो कि हमारे आसपास या हमारे बचपन में, हमारे समाज में पहले हुआ करते थे, तो उनको बनाने का और उनसे खेलने का अभ्यास किया। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक इस शिविर के आयोजन का उद्देश्य बच्चों को रुचिकर और मनोरंजक तरीके से तरह तरह का हुनर सिखाना था, ताकि बच्चे उत्साह के साथ इसमें भाग ले सकें। मेरा मानना है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और रुचिपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को आनंद की अनुभूति कराने वाले कार्य यदि किए जाए तो उनका सीखना सरल हो जाता है और अस्थायी भी होता है। इस बात से हमें बहुत लाभ ये मिला कि बच्चों का विद्यालय में आना निरंतर बना हुआ रहा और बच्चों ने बहुत आनंद के साथ में ये चीज़ें सीखी और इसका सीधा सीधा अभ्यास उनके सीखने और सिखाने की गति पर भी पड़ा है। तो बच्चे बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो खेल खेल में बच्चों को हुनर सिखाने का डांगी गुनाव विद्यालय का ये प्रयास वाकई काबिले तारीफ है, जिससे न केवल बच्चों के खाली समय का सदुपयोग हो रहा है, बल्कि बच्चे टीवी मोबाइल की वर्चुअल दुनिया से हटकर कुछ नया हुनर भी सीख रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो ये था क्रिएटिविटी का स्कूल। कहते हैं कितनी भी मुश्किलें जीवन में क्यों ना आ जाएं, इंसान धैर्य नहीं खोए तो बेहतर। धैर्य बनाए रखने से मुश्किल में भी कोई काम आसान हो जाता है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आता है। कुछ ऐसा ही हुआ रुड़की के रहने वाले हरप्रीत सिंह उर्फ गुड्डू के जीवन में। हरप्रीत सिंह दोनों हाथ से दिव्यांग हैं, लेकिन अपनी मेहनत, जज्बे और लगन से हरप्रीत न केवल एक सामान्य इंसान की तरह सारे काम करते हैं, बल्कि अपने परिवार और अपना खर्चा बड़े आराम से उठाते हैं। था केबल टीवी का, और इसी बीच 2018 में अक्टूबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। 11,000 की तार के चपेट में मैं आ गया था। फिर वहाँ पर मेरे इलाज चला। इलाज के दौरान दोनों हाथ काट दिए गए मेरे। और उस वक्त तो फिर मैं रो के मेरी बुरी हालत थी। मैं तो सोच रहा था कि मैं मर जाता, इससे बढ़िया था कि जब दोनों हाथ ही नहीं रहे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वाइफ ने कहा कि चलो हिम्मत ना हारो, कुछ ना कुछ करेंगे। हरप्रीत की पत्नी एक हाउसवाइफ है जो घर पर ही लोगों के लिए लंच तैयार करती हैं और हरप्रीत इसे सप्लाई करने का काम करते हैं। हरप्रीत सिंह की पत्नी की माने तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन उन्होंने पति की हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। सिचुएशन में हर किसी का टूट जाता है, तो हम दोनों का भी टूटा था, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगी तो इनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इन्हें भी संभालती थी और मतलब मैं इन्हें परेशान नहीं होने देना चाहती थी। मैं हमेशा यही कहती थी कि जो भी सिचुएशन रहेगी, जैसे भी हालात हैं, हम कुछ ना कुछ रास्ता में निकाल लेंगे मिलके। हादसे में दोनों हाथ चले जाने के बाद भी हरप्रीत सिंह ने अपना हौसला नहीं खोया और दूसरों पर आश्रित होने के बजाय अपना रास्ता खुद ढूंढा। हरप्रीत सिंह के हौसले और जज्बे को एबीपी गंगा भी सैल्यूट करता है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। कोरोना से बचने के लिए पुलिस कर्मियों को फिट रखने की कवायद में लगा है। इसलिए विभाग ने पुलिस लाइन में आधुनिक सुविधाओं वाला एक जिम बनाया है, ताकि पुलिस के जवान और अधिकारी एक्सरसाइज कर अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकें और कोरोना से भी लड़ सकें। जिम में कसरत कर बाराबंकी के पुलिस अधिकारी खुद को फिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से वो ड्यूटी के दौरान लड़ सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए
व्यायामशाला खोला गया है, जहां बाकी पुलिस कर्मियों के साथ साथ सीओसीटी और अपर पुलिस अधीक्षक ने कसरत को खुद को फिट बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया। हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे पुलिसकर्मी जितने भी होते हैं 24 घंटे आर्मी सेवा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, तो उनके लिए फिटनेस का समय नहीं मिलता है। फिर भी ये प्रयास है कि वो लोग अपना समय निकालें और अपने शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखें, इसीलिए जिम का उद्घाटन किया गया है। कोरोना काल में भी स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए कोविड जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए ताजमहल है तो बेमिसाल, लेकिन ताज के नजदीक कई ऐसी इमारतें हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व रहा है, लेकिन वक्त की थपेड़ों ने उन्हें पूरी तरह से जर्जर कर दिया है। उन्हीं में से एक है ताजमहल के पूर्वी गेट से यमुना किनारे बना शाही हाथी खाना। लेकिन एएसआई की पहल के बाद अब हाथी खाना की रौनक फिर से लौटने लगी है। अब भी देखिए रिपोर्ट। यह है आगरा में यमुना किनारे पर बना शाही हाथी खाना, जो ताजमहल के पूर्वी गेट के नजदीक बना हुआ है। यूं तो हाथी खाना का ऐतिहासिक महत्व रहा है, लेकिन इसका रखरखाव और संरक्षण न होने की वजह से ये उपेक्षित ही पड़ा रहा। लेकिन एएसआई आगरा सर्किल की पहल के बाद हाथी खाना को एक बार फिर से चमकाने की तैयारी की जा रही है। एएसआई अब इसका रेनोवेशन 2 चरणों में करा रहा है। जो हाथियों के माध्यम से जो पत्थर का आवागमन होता था, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता था, वो हाथियों को चूँकि वहाँ रखा जाता था उस दौरान, इसलिए उस जगह को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। इसे हमने 2018 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको प्रोटेक्शन में लिया है। गत वर्ष कोविड महामारी की वजह से हम उस पर संरक्षण कार्य नहीं कर पाए थे। इस वर्ष हमने उसको संरक्षण कार्य के लिए हमने उसको टेकअप किया है। चूँकि यह स्ट्रक्चर एक लंबे समय तक लावारिस स्थिति में रहा, तो अभी लोअर पोर्शन का काम हमने कर लिया है। सेकेंड फेज में अपर पोर्शन का काम किया जाएगा। हाथी खाना का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के समय हुआ था। बाद में शाहजहां ने जब अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया, तब यमुना नदी के जरिए देश विदेश से जो भी पत्थर आते थे, उनको ताजमहल तक पहुंचाने के लिए रखे गए हाथियों को इसी हाथी खाने में रखा जाता था। मगर आज ये जगह पूरी तरह जर्जर है। लेकिन खंडर होने के बावजूद इस 2 मंजिला भवन को देखकर उसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जलमार्ग से जब पत्थर आते होंगे, उसके बाद हाथियों का उपयोग करके पत्थरों को यहाँ पर लाया जाता होगा और यहाँ से फिर ताजमहल जहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर पत्थर पहुँचाए जाते होंगे जी। तो उस टाइम पे इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा ताजमहल बनने में। एएसआई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और इसको रेनोवेट करा रहे हैं। और ऐसे में अब एएसआई ने इसकी सुध ली है, इसको सजाने संवारने का जिम्मा उठाया है। और ऐसे में अगर इसको सजाया संवार दिया जाता है तो जो टूरिस्ट ताजमहल देखने आता है वो भी यहाँ इसको देखने में अपना कहा जाए रुचि लगाएगा। और एक तरह से कहा जाए पर्यटन की दृष्टि से भी हाथी खाने को रेनोवेट करना एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।